इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव। आज मैं चर्चा करूंगा देश के आर्थिक विकास में उद्योगों का महत्व, उसका विकास, उसकी विशेषताएं और उसकी समस्याएं। उद्योगों के विकास के लिए किए गए सरकारी प्रयत्नों, जिसके कारण देश के अंदर औद्योगिकरण की नीतियों को बल मिला, ऐसे सरकारी प्रयास जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ, ऐसे सरकारी प्रयास जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था को समृद्धशाली बनाने में, आर्थिक तंत्र को मजबूत करने में और यहाँ के अर्थात इस देश के आम जनमानस के आर्थिक व्यवस्था को, आर्थिक प्रबंधन को मजबूती प्रदान करने में क्या भूमिका रही। औद्योगिक विकास से अर्थ है उद्योगों के नियमित अर्थात लगातार और क्रमिक विकास से, जिसमें उद्योग धीरे धीरे नवीनतम एवं आधुनिकता का समावेश करता है। औद्योगिकरण नवीनता से क्या तात्पर्य है, आधुनिकता के समावेश से क्या तात्पर्य है। नए नए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु नई नई औद्योगिक केंद्रों की स्थापना, वर्तमान जीवन में अथवा वर्तमान समय में व्यक्ति की जरूरतों को, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उनके विभिन्न प्रकार की जरूरतों को तैयार करने के लिए नवीनतम औद्योगिक संस्थानों द्वारा, औद्योगिक केंद्रों द्वारा देश के लोगों की जरूरतों को पूरा करने का संकल्प, जिससे इस देश के लोगों की अधिकांश जरूरतें इस देश के अंदर उत्पादित किया जा सके, इस देश के अंदर सृजन किया जा सके, इस देश के अंदर निर्माण किया जा सके, इस देश के अंदर मेकिंग किया जा सके। भारत के औद्योगिक विकास की आवश्यकता पर जब हमारा ध्यान जाता है तो हम श्री ब्राइस के उस कथन को नहीं भूल पाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि विकास किसी भी सुदृढ़ कार्यक्रम में औद्योगिक विकास को अनिवार्यतः एवं अंततः एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना ही होता है, निभानी ही पड़ती है। और इस परिप्रेक्ष्य में भारत में औद्योगिक विकास के महत्व का बिंदुवार हम सब लोग चर्चा करेंगे। पहला है कि उद्योगों के विकास से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यदि देश के अंदर उद्योगों का विकास नहीं होगा तो राष्ट्रीय आय में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं होगी। किसी भी देश के औद्योगिकरण से न केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है बल्कि प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है, बशर्ते उचित जनसंख्या नीति का पालन किया जाए। इनके द्वारा जनसाधारण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है, लेकिन नियम और परिनियम को ध्यान में रखते हुए, संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, देश के संसाधनों को
ध्यान में रखते हुए यदि कार्य किया जाए तो उद्योगों के विकास के कारण ही भारत के राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि हुई है। आजादी के बाद के प्रारंभिक कालखंड की आप चर्चा करेंगे तो इस देश के प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय और आज के प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के बीच तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि उद्योगों के विकास ने इस देश के राष्ट्रीय आय में और प्रति व्यक्ति आय में किस तरह से वृद्धि की है। दूसरा है कृषि को प्रोत्साहन। स्वयं कृषि विकास के लिए भी औद्योगिकरण की आवश्यकता होती है। जब तक कृषि का विकास नहीं होगा औद्योगिकरण संभव नहीं है, क्योंकि कच्चे माल की प्राप्ति तो कृषि से ही होगी। कृषि का वैज्ञानिकरण करना, आधुनिकीकरण करना, मशीनीकरण करना वस्तुतः औद्योगिकरण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि औद्योगिकरण नहीं होगा तो वैज्ञानिकरण नहीं होगा, आधुनिकीकरण नहीं होगा, मशीनीकरण नहीं होगा। पूंजी निर्माण की गति में तेजी से वृद्धि हो रही है। उद्योगों में बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश करना पड़ता है। इससे देश में पूंजी निर्माण की गति को तेजी मिलती है या गति तेज होती है। मैंने कहा कि आजादी के प्रारंभिक कालखंड को आप 1950-51 के आंकड़े को लें तो पूंजी निर्माण की वार्षिक दर 8.7% के लगभग थी। वह 2015-16 में बढ़ करके 39.9% हो गई। जनसंख्या के व्यावसायिक वितरण में सुधार। औद्योगिकरण से न केवल औद्योगिक क्षेत्र बल्कि जनसंख्या का भार कृषि से हटकर उद्योगों की ओर आता है। जैसे जैसे देश के अंदर बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास होगा, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा, बड़े बड़े उद्योग केंद्र स्थापित होंगे, तो देश की जनसंख्या का जो अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर करता है, ऐसे लोगों को उद्योगों में कार्य करने का अवसर मिलता है और कृषि का भार उद्योगों की ओर आता है। इससे जनसंख्या का व्यवसायीकरण वितरण में समुचित सुधार होता है। रोजगार का सृजन। देश में व्यापक बेरोजगारी के कारण कृषि विकास से बेकारी की समस्या का हल किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जितनी बड़े और व्यापक पैमाने पर इस देश के अंदर गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान केवल कृषि क्षेत्र पर निर्भर रहकर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र पहले से ही जनसंख्या का अधिक भार ढोता आ रहा है। अतः वार्षिक स्तर पर अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करने के दृष्टिकोण से भी औद्योगिकरण आवश्यक हो जाता है। विदेशी व्यापार में वृद्धि। औद्योगिकरण से आंतरिक व्यापार के साथ साथ विदेशी व्यापार में भी वृद्धि होती है। मशीनों और औद्योगिक कच्चे माल के आयात के साथ साथ उद्योगों में निर्मित माल भी विदेशों में निर्यात किया जाता है। इससे विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है। हम जानते हैं कि अपने देश की ज़रूरतों के बाद यदि हम किसी वस्तु का अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं तो उन वस्तुओं को दुनिया के दूसरे देशों में निर्यात कर हम अपने अर्थतंत्र को मजबूत बनाते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से हमें मजबूती मिलती है। हमें आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती मिलने का मतलब है
इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलना। मेरा आर्थिक पक्ष मजबूत होने का मतलब है इस देश का राष्ट्रीय आय मजबूत होना। इसलिए एक एक व्यक्ति के आय में वृद्धि अर्थात राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, राष्ट्रीय आय में वैसे वैसे वृद्धि होती चली जाएगी। परिवहन क्षेत्र का विकास, उद्योगों के विकास से न केवल जीवन से जुड़ी हुई खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है, बल्कि जीवन के अन्य अन्य क्षेत्रों में भी कई प्रकार के विकास की झलक हमें दिखाई पड़ती है। उद्योगों में कच्चा माल ले जाने, मजदूरों के आवागमन बढ़ने तथा अन्य कारणों से परिवहन क्षेत्र में तेजी से विकास होता है। हम अपने वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान या उत्पादन क्षेत्र से बाजार क्षेत्र में ले जाने की जब जरूरत महसूस करते हैं तो हमें परिवहन की व्यवस्था का, परिवहन के क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का सहयोग लेना पड़ता है और उन संसाधनों के सहयोग से हम बेहतर बाजार तक अपनी वस्तुओं और सेवाओं को पहुंचा पाते हैं। आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिलता है। औद्योगिकरण से देश में न केवल कुछ क्षेत्रों में बल्कि अधिकांश क्षेत्रों में हमें वस्तुओं के आयात को बढ़ावा मिलता है। देश में ही निर्मित मशीनों को, उपकरणों को, इंजीनियरिंग सामानों को, औद्योगिक कच्चा माल आदि को आपूर्ति बढ़ने से आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिलता है। आयात प्रतिस्थापन में तेजी से वृद्धि होती है। उद्योगों के विकास से आधुनिकीकरण को भी प्रोत्साहन मिलता है। देश की अर्थव्यवस्था में या देश में समूची अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे साथ आर्थिक दृष्टिकोण से हमारा पक्ष, हमारा इनकम बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे जीवन की अपेक्षाएं और आवश्यकताएं बढ़ती चली जाएंगी। हम अधिक से अधिक भौतिक वस्तुओं का, भौतिक संसाधनों का, भौतिक सामग्रियों की उपलब्धता प्राप्त कर उसका उपभोग करना चाहते हैं। स्वाभाविक है, जब व्यक्ति का औद्योगिक विकास का लाभ व्यक्तियों को मिलना शुरू हो जाएगा तो उसका प्रभाव उसके आय पर पड़ेगा, और जब आय प्रभाव बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि उपभोग का स्तर भी ऊंचा उठेगा, उसका स्तर ऊपर उठने लगेगा। और उपभोग का स्तर ऊपर उठने का मतलब है कि व्यक्ति के जीवन की अधिकांश ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह अपने इनकम को अधिक से अधिक भौतिक वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय कर और अत्यधिक सुख और समृद्धि की अनुभूति करना चाहता है। वैसे भी जैसे जैसे व्यक्ति का आय बढ़ता चला जाता है, उसका रहन सहन का स्तर, उसकी आदतों में परिवर्तन, उसकी क्रय शक्ति में परिवर्तन होती चली जाती है। बैंकिंग, बीमा तथा वित्तीय संस्थाओं का विकास होता है। उद्योगों का विकास होगा तो लोगों के पास पैसे आएंगे। लोगों के पास जब आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती मिलेगी तो वह बैंकिंग व्यवस्था की तरफ अपने को ले जाएगा। बैंकों में अपने आय के एक निश्चित राशि को जमा करता है, जिससे बैंकिंग व्यवस्था को भी बल मिलता है। अन्य अन्य वित्तीय संस्थाओं को भी बढ़ावा मिलता है। औद्योगिकरण से देश में अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्त के लिए बैंकिंग संस्थाओं का विकास होता है, क्योंकि हम अपने आय के अधिकांश हिस्से को विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करने के साथ साथ भविष्य की दृष्टि से अपने आय के कुछ भाग को, कुछ हिस्से को
बैंकों में जमा रखते हैं, सुरक्षित जमा रखते हैं, ताकि अति आवश्यक काल में या आकस्मिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अपनी आवश्यकताओं को बैंकों के माध्यम से उन संसाधनों का उपयोग करके पूरा कर सकेंगे। उपभोग स्तर में वृद्धि होती है, यह स्वाभाविक भी है। जैसे जैसे व्यक्ति के आय में वृद्धि होगी वैसे वैसे उपभोग का स्तर बढ़ने लगेगा। औद्योगिक विकास के लिए किए गए सरकारी प्रयत्न क्या है? देश के औद्योगिक विकास के लिए ठोस प्रयास स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किए गए। ब्रिटिश सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि इस देश के अंदर औद्योगिक विकास होगा तो यहाँ के लोग आर्थिक दृष्टिकोण से सक्षम होंगे, और तब मेरे लिए मुश्किल खड़ा होगा। क्योंकि भारत का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा रहना ही उनके आर्थिक साधन के लिए जरूरी था, क्योंकि जब तक यह आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा नहीं होगा तब तक मेरे अनुसार यह चलेगा नहीं। क्योंकि रिमोट तो ब्रिटिश के हाथों में थी, अंग्रेज़ों के हाथों में थी, तो वह इस देश के लोगों को, इस देश की व्यवस्था को, इस देश के संसाधनों को अपने अनुरूप चलाता था। सुस्पष्ट औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ, आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास हुआ, विदेशी पूंजी तकनीकी का विकास हुआ, औद्योगिक वित्त का प्रबंधन हुआ, उद्योगों के लिए कच्चे माल की व्यवस्था की जाने लगी, यातायात एवं संवाद वाहन के साधनों का विकास हुआ, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रमिक कल्याण संबंधी प्रावधान लाए गए, आयोजित औद्योगिक विकास जैसे नीतियों को लागू किया गया। जुलाई 1991 से भारत की औद्योगिक नीति में संशोधन किए गए हैं, जिसे हम लोग न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से जानते हैं, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। और कुछ उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दी गई, क्योंकि छोटे, लघु, मध्यम एवं बड़े पैमाने के सभी उद्योगों के लिए पहले लाइसेंसिंग प्रणाली हुआ करती थी। आप यदि किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के उद्योग चलाना चाहते हैं तो पहले आपको लाइसेंस लेना होगा, लेकिन यदि आप लाइसेंस नहीं लेते हैं तो आप उद्योग नहीं चला सकते हैं। लेकिन 1991 की औद्योगिक नीति के बाद लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। अगले कक्षा में मैं विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करूंगा। आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।